हेलो, वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर सोशियलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन का पार्ट सेकेंड। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें हमने इस चैप्टर को फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 1 था, उससे रिलेट करने की कोशिश की थी। एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ कि उसमें हमने क्या पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि 18th सेंचुरी में हमारी सोसाइटी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड थी। यहाँ की जो भी पावर्स हुआ करती थी सोसाइटी की, वो सारी की सारी इकोनॉमिक और सोशल पावर्स जो थी वो एरिस्टोक्रेट्स और चर्चेस के पास रहा करती थी। अब ऐसे में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में, तो वो सोसाइटी में एक नया एग्जाम्पल सेट किया था। किस चीज का एग्जाम्पल? तो उसने सेट किया था ये लिबर्टी, इक्वेलिटी और डेमोक्रेटिक राइट्स का आइडिया, कि लिबर्टी, इक्वेलिटी और डेमोक्रेटिक राइट्स जैसी चीजें भी सोसाइटी में हैं और वो सोसाइटी में आनी चाहिए। तो ये आइडिया सबके अंदर इंट्रोड्यूस हो गया, सभी लोग इस आइडिया से फेमिलियर हो चुके थे। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक आइडिया और इस्टेब्लिश हुआ सोसाइटी में, वो था पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, कि सोसाइटी में किसी भी तरीके का चेंज लाना पॉसिबल है। अब यूरोप जो था, जो अलग अलग पार्ट्स में, मतलब अलग अलग सेक्शंस में जो यूरोप की सोसाइटी डिवाइडेड थी, वहां पे भी लोग चेंज लाना चाहते थे। मैंने बताया था कि ये चेंज कैसे आए, इस चीज को लेकर सोसाइटी और भी पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई थी, जिसमें मैंने बताया था कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ था, मेनली लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। तो इस लेक्चर में हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, कौन थे लिबरल्स, कौन थे कंजर्वेटिव्स और कौन थे रेडिकल्स, इनके क्या आइडियाज थी, क्या थिंकिंग थे, कैसे ये सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे या नहीं लाना चाहते थे, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। पहला पॉइंट है हमारा लिबरल्स की क्या थिंकिंग थी। तो देखो, पहला पॉइंट क्या है? दे वांट चेंज मतलब कि दे वांट टू ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी। ये चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज आए। लिबरल्स का मीनिंग क्या होता है? लिबरलिज्म ऑलरेडी फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ाया गया है। लिबरल्स का मतलब होता है लीवर जो वर्ड है, इसका सीधा सा मतलब होता है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब फ्री, सिंपली कह सकते हो फ्री, ठीक है। लिबर्टी भी इसी से बना है, लिबर्टी और लिबरलिज्म और लिबरल्स, ये सारा मतलब फ्री वर्ड जो है, फ्रीडम, इस चीज से रिलेटेड है। तो ये जो लिबरल्स थे, ये फ्री माइंडेड थे। फ्री माइंडेड मतलब बिल्कुल फ्री थे, एकदम खुली सोच वाले थे, ठीक है। अब ये चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज आए। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, जो भी सोसाइटी थी उसमें चेंज लाना चाहते थे। सेकंड पॉइंट है कि दे वांट द टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन। अब इस पॉइंट पे ध्यान देना, ये चाहते थे, देखो उस टाइम पे सोसाइटी में बहुत तरह के रिलीजियस लोग भी रहते थे, किसी का कुछ रिलीजन था, किसी का कुछ रिलीजन था। तो लिबरल्स चाहते थे कि सोसाइटी में जितने भी रिलीजन्स हैं सब इक्वल हों, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए, और साथ ही साथ जो नेशन है उनका, जो कंट्री है उनकी, वो सारे रिलीजन्स को टॉलरेट करे। सारे रिलीजन्स को टॉलरेट करने का मतलब कि जो कंट्री है, जो नेशन है, वो सारे रिलीजन्स को इक्वल बेसिस पे इक्वल इंपॉर्टेंस दे, ठीक है। किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस, किसी को कम इंपॉर्टेंस, किसी को इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना, ऐसा कुछ सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? दे अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द किंग। इसका क्या मतलब है? तो देखो, ये मॉडर्न थिंकिंग के थे, ये सब कुछ नया चाहते थे, एकदम मतलब फ्री थे, एकदम फ्री माइंडेड। तो ये नहीं चाहते थे कि जो किंग है, जो वहां पे सिंपली कह सकते हो कि मोनार्क था, उसके पास जो अनकंट्रोल पावर थी, क्योंकि आपको पता है मोनार्क के ऊपर किसी का कंट्रोल होता नहीं था पास्ट में। मोनार्क एक तंत्रीय राजा था, तो ऐसे में ऑटोक्रेटिक रूलर था, तो ऐसे में सिर्फ वो अकेले ही सारे डिसीजन लेता था, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता था। तो इन्हें ये पसंद नहीं था और ये इस चीज को अपोज करते थे। ये चाहते थे कि जो किंग है उस पर भी कुछ कंट्रोल्स लगे। तो दे अपोज्ड द अनकंट्रोल पावर ऑफ किंग। ये किंग के अनकंट्रोल पावर को भी अपोज करना चाहते थे। नाउ फोर्थ पॉइंट, दे सपोर्टेड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, इन लोगों को भी कुछ राइट्स मिले। पहले क्या था? किसी के पास कोई राइट्स नहीं हुआ करता था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन हुआ था। तो वहां से पूरे यूरोप में इस चीज का भी मैसेज पहुंचा था
कि राइट, जो डेमोक्रेटिक राइट है, मैंने बताया ना लिबर्टी, इक्वालिटी और डेमोक्रेटिक राइट्स का मैसेज पूरे सोसाइटी में पहुंचा था। तो अब इन लोगों को भी इस चीज के बारे में पता चल गया था कि हाँ, डेमोक्रेटिक राइट्स भी कुछ चीज होती है। तो इन लोगों को लगता था कि हाँ, हर सिटीजन के पास कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स होना चाहिए, सिटीजन के पास अपनी कुछ राइट्स होना चाहिए। इसके बाद दे सपोर्टेड अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है? अभी तक देखो, जो मोनार्ची होता था, मोनार्च सिस्टम, उसमें क्या था कि जो किंग होता था, हमारा जो लीडर होता था, वो अकेले ही सारे डिसीजंस लेता था, पब्लिक के बारे में नहीं सोचता था, पब्लिक के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे वो वेल कनेक्टेड नहीं रह पाता था, उसको उतनी जानकारी नहीं होती थी कि पब्लिक को क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनको चाहिए। ये चाहते थे कि एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कि जो वहां की सोसाइटी के लोगों को रिप्रेजेंट कर सके, उनके बारे में सोचे, उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड हो। तो दे सपोर्टेड ए रिप्रेजेंटेटिव। अब रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे आएगा? थ्रू इलेक्टेड पार्लियामेंट्री, मतलब इलेक्शन के थ्रू आना चाहिए। तो दे वांटेड अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे। अब देखो, यहां तक क्या दिख रहा है कि ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते थे। यही तो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि इलेक्शन होना चाहिए, रूलर जो है वो इलेक्ट होके आना चाहिए, एक ही डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे। बट यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखो, डिड नॉट सपोर्ट यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। डिड नॉट सपोर्ट यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का क्या मतलब है कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को सपोर्ट नहीं करते थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या कहता है कि सभी के पास, एवरीवन हु आर एलिजिबल टू वोट, अगर 18 ईयर्स, हमारी कंट्री में 18 ईयर्स है, तो 18 प्लस सबके पास राइट्स होना चाहिए वोटिंग का। लेकिन ये नहीं चाहते थे कि सबके पास राइट हो। किन्हें ये नहीं वोटिंग राइट देना चाहते थे? तो ये दो तरह के लोगों को, पहला वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं देना चाहते थे, वुमेन को, और दूसरा ये नॉन प्रॉपर्टाइज सेक्शन को भी सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, तो दे डिड नॉट सपोर्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और इसलिए यहाँ पे इनको कहा जा सकता है कि दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। मतलब अभी तक मैंने बताया कि यहां तक आपको देख के लग रहा है कि ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाह रहे हैं, ये डेमोक्रेट्स हैं, लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को ये सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब कि ये डेमोक्रेट्स नहीं है, दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। और ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ कैन यू से दैट द लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स। तो इसका आंसर आपको ये लिखना होगा कि सिंस दे डिड नॉट सपोर्ट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम, हेंस वी कैन से दैट दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। इसके आगे आप इसको इलेबोरेट कर सकते हो कि नॉन प्रॉपर्टाइज सेक्शन और वुमेन्स को ये वोटिंग राइट नहीं देना चाहते थे। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है? दे सपोर्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये पॉइंट देखो, दे सपोर्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी। अच्छा, एक चीज और जान लो, जो तीनों पार्ट में मैं बताऊंगा कि लिबरल्स जो थे, ठीक है, जो लिबरल ग्रुप था, अब देखो किसी भी सोसाइटी में अगर 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है सोसाइटी, तो कोई ना कोई एक पार्टिकुलर बेसिस होता है जिससे लोग कनेक्टेड होते हैं, उसी बेसिस पे 3 पार्ट डिवाइड हो जाता है। तो जैसे लिबरल्स में जितने लोग थे उसमें से ज्यादातर, मोस्ट ऑफ देम वर मिडिल क्लास, वेल्दियर मिडिल क्लास, धनी लोग थे। ठीक है, मिडिल क्लास मतलब कि लोअर स्ट्रेटा के नहीं थे, गरीब नहीं थे। मिडिल क्लास का मतलब कि जो प्रॉस्पेरस हो चुके थे, धीरे धीरे मैंने बताया था कि धीरे धीरे सोसाइटी में प्रॉस्पेरिटी आ रही थी, मिडिल क्लास धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, तो ये एजुकेटेड थे, थोड़े से प्रॉस्पेरस हो चुके थे, थोड़े से समृद्ध हो चुके थे, पैसा आ चुका था इन लोग के पास। तो ये चाहते थे, अब इनके पास कैपेबिलिटी थी पैसे को इकट्ठा करने की, तो ये प्रॉपर्टाइज सेक्शन को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते थे, क्योंकि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी को ये सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये जो कैपेबल हैं कमाने के, ये कमा के अपने पास नहीं रख पाएंगे। तो ये क्या करते थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते थे। फिर से एक बार देखते हैं लिबरल्स की क्या थिंकिंग थी। पहली चीज की वो चेंज चाहते थे सोसाइटी में। दूसरा पॉइंट कि दे वांटेड द टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन, ये चाहते थे कि सारा रिलीजन्स को इक्वल ट्रीट किया जाए और नेशन सारे रिलीजन्स को टॉलरेट करे। तीसरा पॉइंट, अपोज्ड अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द किंग, जो वहां पे डिक्टेटरशिप था, ठीक है, मोनार्ची सिस्टम था, उसके पास जो अनकंट्रोल पावर था उसको ये अपोज करते थे। उसके बाद सपोर्टेड द इंडिविजुअल्स राइट, ये हर इंडिविजुअल्स को कुछ राइट्स देना चाहते थे, स्पेसिफिक राइट्स टू एवरी सिटीजन। इसके बाद सपोर्टेड अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे। ये नहीं चाहते थे वो जो हमारा हायर्ड वाला था, ठीक है, कि मतलब
एक लोग हैं जो मोनार्च है, उनके पहले दादा हुआ करते थे राजा, अभी मोनार्च है, इसके बाद उनके बेटे आएंगे, फिर उनके नाती पोते आएंगे। तो ये सिस्टम जो चला आ रहा था इसको ये अपोज करना चाहते थे, ठीक है। इसके बाद डिड नॉट सपोर्ट द यूनिवर्सल रेल फ्रेंचाइज, ये सभी को वोटिंग राइट नहीं देना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टाइज सेक्शन को ये वोटिंग राइट देना चाहते थे। और दे सपोर्टेड द प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये दोनों क्यों करते थे, क्योंकि ये खुद प्रॉपर्टाइज सेक्शन से मींस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो आई थिंक लिबरल्स का पॉइंट क्लियर है। अब देखो अगर लिबरल्स का क्लियर है तो रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स का एक समझ लिए तो फिर दूसरा और तीसरा रिलेट करने में आपको आसानी हो जाएगी। चलो आते हैं रेडिकल्स पे। ये कौन थे, तो ये मिडिल क्लास के लोग थे, ये बेसिकली लोअर क्लास के थे। रेडिकल्स में जितने लोग आते थे उसमें मोस्ट ऑफ देम वर बिलोंगिंग टू लोअर क्लास, ये लोअर स्ट्रेटा के थे, लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते थे। अब इनकी स्टोरी क्या है, तो दे आल्सो वांट चेंज इन सोसाइटी, ये भी सोसाइटी में चेंज चाहते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रताड़ित तो यही हो रहे थे, सबसे ज्यादा टॉर्चर, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स इन्हीं को थी। तो दे आल्सो वांटेड चेंज इन सोसाइटी, ठीक है, पहला पॉइंट दोनों में कॉमन आ गया। अब सेकंड देखो ये क्या चाहते थे, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी चाहते थे गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजोरिटी, बट ये नहीं चाहते थे कि वुमेन्स को वोटिंग राइट मिले, बट दे वांट कि सभी को वोटिंग राइट मिले। ये यूनिवर्सल रेल फ्रेंचाइज को बेसिकली कह सकते हो कि सपोर्ट करते थे। ये गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजोरिटी चाहते थे कि सभी लोग वोट दें और जो मेजोरिटी में आए वो गवर्नमेंट बनाए, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो कॉमन हो गया, वांट चेंज इन सोसाइटी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि दे वांटेड गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजोरिटी। नाउ थर्ड पॉइंट, अपोज्ड प्रिविलेजेस गिवन टू लैंड ओनर्स एंड वेल्दी पीपल्स। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो लैंड ओनर्स होते थे, नोबेल क्लास के लोग जो हम लोग पढ़ चुके हैं, नोबेलिटी क्लास के लोग जो थे नोबेल क्लास के, उन्हें जो प्रिविलेजेस दिया जाता है, प्रिविलेजेस का मतलब कि जो सरफड़म वगैरह करवाने के लिए राइट था उनके पास, कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन लोगों से जबरदस्ती काम करवाया जा सकता था, उन्हें अपना गुलाम बना के रखा जाता था। तो ये सारे जो प्रिविलेजेस थे ये उन्हें अपोज करते थे। रेडिकल्स अपोज द प्रिविलेज, क्यों, क्योंकि ये लोअर सेक्शन के थे, इन्हें ही सबसे ज्यादा टॉर्चर किया जाता था बाई लैंडलॉर्ड्स एंड द वेल्दियर प्रॉपर्टाइज सेक्शन। तो दे अपोज द privileges given to landlords and other wealthy property owners, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना, क्यों क्यों अपोज करते थे, क्योंकि इन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। नेक्स्ट पॉइंट, दे सपोर्टेड वुमेन्स सफरजेट मूवमेंट। सफरजेट क्या है, सफरेज का मतलब पता है, सफरेज, सफरेज का मतलब होता है वोटिंग राइट, ठीक है। सफरेज का मतलब क्या होता है, वोटिंग राइट, कि हमारे पास अगर मैं कहूं कि आई हैव द वोटिंग राइट्स, आई कैन से दैट कि आई हैव सफरेज। सफरेज का मतलब कि आई हैव वोटिंग राइट्स। तो यहाँ पे सफरेजेट के मूवमेंट का मतलब क्या है, कि वोटिंग राइट्स के लिए जो मूवमेंट किया जाए। आपको पता है उस समय वुमेन के पास वोटिंग राइट्स नहीं होता था, इवन फ्रेंच रेवोल्यूशन में इतनी सारी मशक्कत करने के बाद भी वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं मिला था। तो वही चीज था कि ये जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है ये चाहता था कि वुमेन को भी वोटिंग राइट्स मिले, और उनकी जो वोटिंग राइट्स पाने के लिए जो मूवमेंट थी, मतलब सफरेजेट मूवमेंट जो थी, इसको भी ये सपोर्ट करते थे, ठीक है। मतलब आपको देख के लग रहा होगा कि ये सेक्शन जो था ये हर तरह से सोसाइटी में इक्वालिटी मेंटेन करना रहा था। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अनमन लगा होगा कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते थे, एक पर्टिकुलर सेक्शन को वोटिंग राइट नहीं देना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो ये वुमेन के सफरेजेट मूवमेंट को भी सपोर्ट करते थे। दे वांटेड द वुमेन टू गेट द वोटिंग राइट, ये चाहते थे कि वुमेन्स को भी वोटिंग राइट मिले। नेक्स्ट, सपोर्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब यहाँ दिख रहा है सपोर्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक्ड कंसंट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स। मतलब ये डायरेक्टली ये नहीं कहते थे कि किसी के पास अपनी प्रॉपर्टी ना हो, ये चाहते थे कि ठीक है भाई सबके पास अपनी अपनी जितनी प्रॉपर्टी है वो होनी चाहिए, बट प्रॉपर्टी एक ही हाथ में कंसंट्रेटेड हो, एक ही लोग के पास बहुत ज्यादा हो जाए, ये इन्हें पसंद नहीं था। अब इसका क्या मतलब है, देखो फैक्ट्री ओनर्स बनना, ठीक, फैक्ट्री आपकी है, चलिए ठीक है फैक्ट्री आपकी है, उसमें अगर कोई वर्कर्स काम कर रहे हैं तो ये चाहते थे कि अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रही है तो वो अपने पास पूरा पैसा रखने के बजाय उन वर्कर्स में भी बांटें, ठीक है। ये नहीं चाहते थे कि प्रॉपर्टी हो ही ना,
ठीक है, आप फैक्ट्री के ओनर हो, आपके पास फैक्ट्री रहे, ठीक है, आपकी प्राइवेट फैक्ट्री है रहे, लेकिन जब आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हो तो आप उसको सारे प्रॉफिट्स को एक हाथ में, अपने हाथ में कंसंट्रेट करके मत रखिए, सोसाइटी में डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो दे सपोर्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक्ड कंसंट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स। कुछ हाथों में प्रॉपर्टी के कंसंट्रेशन को ये अपोज करते थे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके हो गए। एक बार फिर से देखो, दे ऑल्सो वांट इन सोसाइटी, दोनों चेंज चाहते थे। गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजोरिटी ये चाहते थे, ठीक है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट, अपोज प्रिविलेजेस गिवन टू लैंडलॉर्ड्स एंड wealthy peoples. Fourth, supported women's suffragette movements. They want to give voting rights to women. Next, supported private property but disliked, क्या disliked? तो concentration of the property in few hands. जो property है वो कुछ ही हाथ में concentrated रहे, ये इन्हें पसंद नहीं था। Now let's proceed towards conservatives. अब हमने देखा कि liberals भी सोसाइटी में चेंज चाहते थे, रेडिकल्स भी चाहते थे, तो क्या कंजर्वेटिव्स भी चाहेंगे? नहीं, कंजर्वेटिव सोसाइटी में चेंज नहीं चाहते थे। यहाँ पे आपको बताया गया कि ये मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, ये लोअर क्लास से बिलोंग करते थे, तो ये किस क्लास से बिलोंग करते थे? ये सिंपली कह सकते हो हायर क्लास से बिलोंग करते थे। हायर क्लास का मतलब कि जो किंग वगैरह हुआ करते थे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में सिंपली कह सकते हो कि अभी पिछले लेक्चर्स में एरिस्टोक्रेट्स जो आपको बताया गया था, राजशाही लोग, ठीक है, ये पॉलिटिकल पावर्स जो हैंडल करते थे वो लोग हुआ करते थे। तो इनकी क्या कहानी थी? लिबरल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहते थे, क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी गेन कर सकते थे। रेडिकल्स सिंपल लोग थे, क्योंकि ये लोअर स्ट्रेटा के थे, तो इनके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कंजर्वेटिव्स पावर था इनके पास, तो ये इन्हें लगता था कि अगर सोसाइटी में चेंज आएगा, ऑफ कोर्स लगता क्या था, ऐसा होना ही था, अगर सोसाइटी में चेंज आएगा तो इनकी जो पावर है, मींस ये बेसिकली पावर वाले थे, पॉलिटिकल पावर्स वगैरह हैंडल करते थे, तो इनकी जो पावर्स है वो इनके हाथ से छीन जाएगी। तो पहले दे अपोज्ड चेंज इन स्टार्टिंग, दे अपोज्ड चेंज इन स्टार्टिंग। अभी सब में क्या पढ़ रहे थे? दे वांट चेंज, बट यहाँ पे क्या है? दे अपोज चेंज इन स्टार्टिंग, मतलब ये शुरू में चेंज नहीं लाना चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज आए, क्योंकि इनको डर था कि जब चेंज आएगा, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगा, तो इनकी कुर्सी इनसे छीन जाएगी, तो इसलिए ये अपोज करते थे। कंजर्वेटिव्स का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव्स का मतलब होता है कि हु वांट टू कंजर्व, कंजर्व का मतलब बचा के रखना। तो कंजर्वेटिव कौन थे? हु वांट टू कंजर्व द ओल्ड कस्टम्स, जो अभी तक चला आ रहा है उसी को कंजर्व करके जो रखना चाहें उन्हें हम कंजर्वेटिव्स बोलते थे, ठीक है। तो कंजर्वेटिव्स क्या चाहते थे कि जो अभी तक चला आ रहा है सोसाइटी में ऐसे ही चलते रहे, कोई चेंज वेंज ना हो सोसाइटी में। बट आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, पहले ये देखो स्टार्टिंग लिखा है मैंने, पहले ऐसा सोचते थे, बट आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो क्या हुआ? तो आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन दे वांटेड चेंज। अब ऐसा क्या हो गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि इन्हें जो पहले चेंज नहीं चाहते थे अब चेंज चाहने लगे, ऐसा क्या हो गया? तो ये हुआ था कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरा हुआ, देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी लुइस 16 वगैरह जो था वो भी पहले नई पावर शेयर करना चाहते, लेकिन बाद में जो किंग आने लगे वो पावर को शेयर करने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि अब सोसाइटी में और ज्यादा कंट्रोल रखना मुश्किल है, तो इन्हें भी लग चुका था। पहले तो ये अपोज करते थे चेंज को, लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेट्स ये पूरे सोसाइटी में फैल गई, पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज सबको नजर आने लगा, तो इनको पता चल चुका था कि नाउ द चेंज इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या कह सकते हो कि द चेंज कैन नॉट बी स्टॉप्ड एनी मोर, मतलब कि चेंज आने को अब हम और नहीं रोक सकते हैं, इसलिए दे वांटेड चेंज इन सोसाइटी, या सिंपली कह सकते हो वांटेड की जगह आप लिख सकते हो एक्सेप्टेड, क्योंकि ये चाहते तो थे नहीं लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि इन्हें लगा कि अब रोकना मुश्किल हो रहा है। तो क्या पॉइंट है कि अपोज चेंज, एक तो हो गया कि स्टार्टिंग में चेंज अपोज करते थे, बट आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो दे एक्सेप्टेड द चेंज, बट क्या है? बाय स्लो प्रोसेस। ये चाहते थे कि ठीक है चलिए चेंज लाना चाहते हैं आप, लाइए चेंज, कोई दिक्कत नहीं है, बट बी अ स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे चेंज आना चाहिए, ये नहीं कि रातों रात सब कुछ बदल जाए, ठीक है। तो ये चाहते थे कि चेंज आए बट स्लो प्रोसेस से आए, ठीक है, क्योंकि इन्हें एक्सेप्ट
मतलब चाहते तो थे नहीं, एक्सेप्ट करना पड़ा था, मजबूरीवश इनको एक्सेप्ट करना पड़ा था। तो ऐसे में ये चाहते जितना दिन तक टॉलरेट किया जा सकता है करना चाहिए, तो इसलिए स्लो प्रोसेस से चेंज लाना चाहते थे। अपोज्ड लिबरल्स एंड रेडिकल्स, लिबरल्स और रेडिकल्स को ये अपोज करते थे। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी बातें कर रहे थे सब इनके विरोध में ही तो था। जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना चाहते थे, ये सारी चीजों को ये कंजर्वेटिव जो थे ये अपोज करते थे। ये नहीं चाहते थे कि इलेक्टेड पार्लियामेंट्री आए या फिर गवर्नमेंट बाय मेजोरिटी आए, ऐसा कुछ ये नहीं चाहते थे। ये ऐसा चेंज नहीं होने देना चाहते थे। तो सिंपली कह सकते हैं कि दे अपोज्ड लिबरल्स एंड रेडिकल्स, ये लिबरल्स और रेडिकल्स को अपोज करते थे। अब देखो लास्ट पॉइंट क्या है, asserted that द पास्ट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। इनका जो नाम रखा गया मेनली कंजर्वेटिव्स, वो इस पॉइंट से रखा गया। asserted पास्ट मस्ट बी रिस्पेक्टेड मतलब कि ये एश्योर किए लोगों से, ये कहें कि जो हमारा पास्ट कस्टम चला आया है, पास्ट ट्रेडिशन चला आया है, उसकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि उसको पूरा एकदम खत्म कर दिया जाए, ठीक है। तो ये उसे भी कंजर्व करना चाहते थे, इसलिए इनका नाम बेसिकली कह सकते हो कंजर्वेटिव्स रखा गया था। तो एक बार फिर से ओवरव्यू देखते हैं सबको सम अप करके। लिबरल्स की क्या कहानी थी? लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों सोसाइटी में चेंज चाहते थे। पहले लिबरल्स रेडिकल्स देखते हैं। लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों चेंज चाहते थे, लेकिन लिबरल्स चाहते थे कि इलेक्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, और साथ में देखो यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी ये चाहते थे। तो दोनों चेंज चाहते थे, लेकिन लिबरल्स चाहते थे कि इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सपोर्ट नहीं करते थे। रेडिकल्स गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजोरिटी चाहते थे, लेकिन ये वोमेन्स को भी वोटिंग राइट देना चाहते थे, और ये सिंपली कह सकते हो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को सपोर्ट करते थे, ठीक है। दोनों प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते थे और ये भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते थे, लेकिन जो रेडिकल्स थे वो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स को अपोज करते थे। अब आते हैं कंजर्वेटिव्स के पे, ये मेन पॉइंट में बता रहा हूँ। कंजर्वेटिव्स क्या थे? तो कंजर्वेटिव्स अपोज द चेंज इन स्टार्टिंग में ये चेंज को अपोज किया इन लोगों ने, बट आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक्सेप्टेड द चेंज बट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई चेंज लाओ, लेकिन स्लो आराम से धीरे धीरे चेंज आना चाहिए। दे अपोज्ड लिबरल्स एंड रेडिकल्स, लिबरल्स और रेडिकल्स की जो भी आइडियोलॉजी थी उसको ये अपोज करते थे, और फिर बाद में एजर्टेड दैट कि जो भी आप चेंज ला रहे हो वो लाओ, बट द पास्ट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। जो हमारा पूरा पास्ट रह चुका है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अब देखो ये सारी जो थिंकिंग थी, सारी जो आइडियोलॉजी थी, ये पूरे वर्ल्ड को बदल के रख दिया। सिर्फ ये यूरोप की कहानी नहीं है, यूरोप में ये शुरू हुआ लेकिन धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में ये फैल गया था। इस चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ेंगे रशियन रिवॉल्यूशन एंड द वर्ल्ड, मींस रशियन रिवॉल्यूशन का पूरे वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है। चलो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।